नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के बाद की वैश्विक स्थिति पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को इस वर्ष के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। समुद्री तूफान निसर्ग के आज दोपहर बाद गुजरात और महाराष्ट्र तट से टकराने की आशंका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से कहा, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। रेलवे ने कहा, श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 57 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2200 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने विकसित देशों के समूह G7, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री ट्रंप ने G7 समूह में भारत को सम्मिलित करने की इच्छा व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 समूह की वर्तमान सदस्य संख्या बढ़ाकर भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों को सम्मिलित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस रचनात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए श्री ट्रंप की सराहना की। कोविड-19 के बाद की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इस समूह के विस्तार का उन्होंने समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिखर सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने में अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में जारी तनाव और अस्थिरता को लेकर चिंता व्यक्त की और स्थिति शीघ्र सामान्य होने की कामना की। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी, भारत चीन सीमा क्षेत्र में मौजूदा स्थिति और विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार की आवश्यकता जैसे अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इसके बाद श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार प्रगाढ़ हो रहे संबंध कोविड के बाद की वैश्विक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। हमारे संवाददाता का कहना है कि सद्भावपूर्ण बातचीत भारत और अमेरिका विशेष संबंधों और दोनों नेताओं के बीच परस्पर मैत्री भाव का प्रतीक है। चक्रवात निसर्ग के आज दोपहर बाद महाराष्ट्र और गुजरात तट से टकराने की आशंका है। महाराष्ट्र में चक्रवात दोपहर बाद रायगढ़ जिले के अलीबाग पहुंचेगा। इसके असर से मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में कल शाम से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी तेज से काफी तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों से अगले 2 दिन तक घर में रहने का आग्रह किया है। कल फेसबुक लाइव के जरिए श्री ठाकरे ने लोगों से कहा कि चक्रवात निसर्ग के भीषण तूफान में बदलने और 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलीबाग से टकराने की आशंका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 15 और राज्य आपदा मोचन बल की 4 टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्यों में लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन और नौसेना को सतर्क कर दिया गया है तथा नुकसान कम से कम करने का हर संभव उपाय किया गया है। उन्होंने कहा कि हर एक को स्थानीय प्रशासन के परामर्श का पूरी तरह पालन करना होगा तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन से जारी सूचनाओं पर ध्यान देना होगा। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल की रिपोर्ट भारत के इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ये बात पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कही। सुरक्षा परिषद की ये रिपोर्ट उन लोगों और गुटों से संबंधित है जो अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी संगठन अल-कायदा और इससे जुड़े गुटों की अफगानिस्तान में मौजूदगी बनी हुई है और भारत इससे बेहद चिंतित है।
भारत ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में विदेशी आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से 5,000 लड़ाके पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से संचालित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद अफगानिस्तान में तस्करी और अन्य आतंकियों के प्रशिक्षण में जुटे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी संरक्षण के कारण आतंकी संगठन पाकिस्तान से आतंकियों की भर्ती और उन्हें हथियार तथा धन मुहैया कराते हैं। उन्होंने कहा कि यही आतंकी इस क्षेत्र और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर हिंसा और आतंकवाद फैलाते हैं। श्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का पालन करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत हर संभव प्रयास जारी रखेगा। समुद्री तूफान निसर्ग के आज तीसरे पहर दक्षिणी गुजरात तट को पार करने की आशंका को देखते हुए इस क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि दक्षिणी गुजरात के तटवर्ती जिलों के कई हिस्सों में भारी वर्षा होगी और तेज हवाएं चलेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चक्रवात निसर्ग को देखते हुए कल तटवर्ती क्षेत्रों में हल्की से सामान्य वर्षा हुई और तेज हवाएं चलीं। जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली सहित सौराष्ट्र के तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर कल भारी वर्षा दर्ज की गई। दक्षिण गुजरात में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज हुई। राज्य के अधिकांश बंदरगाहों पर चेतावनी संकेत सक्रिय कर दिए गए हैं। राहत आयुक्त हर्षद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार इस आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग है। सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे 8 तटीय जिलों में से निचले इलाकों में रहने वाले 34,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। स्थानांतरित लोगों के लिए लगभग 265 आश्रय गृह बनाए गए हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चक्रवाती तूफान निसर्ग के मद्देनजर किसी भी तरह की मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए नौसेना को सतर्क किया गया है। नौसेना की टीम किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। निसर्ग तूफान अरब सागर में सक्रिय है। नौसेना की पश्चिमी कमान ने अत्यधिक बारिश की स्थिति में बचाव और बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ की टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। साइक्लोन निसर्ग का सिचुएशन है वो अभी डेवलपिंग सिचुएशन है। हवा और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। एनडीआरएफ की टीमें कोस्टल एरियाज में घूम रही हैं और रात से ही इवैक्यूएशन का काम चल रहा है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इवैक्यूएशन का काम कर रहा है। महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में ज्यादा एक्टिविटी है। गुजरात में इवैक्यूएशन का ज्यादातर काम हो चुका है। एनडीआरएफ की कुल 43 टीमें दोनों राज्यों में मिलाकर हो गई हैं। 21 टीमें महाराष्ट्र में हो गई हैं, 16 टीमें गुजरात में हो गई हैं और 45 में से बाकी टीमें जो है स्टैंड बाई में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल से फोन पर बातचीत की और तूफान की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। फ्रांस ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत को रफाल विमानों की समय से आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता फिर दोहराई है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कल फोन पर बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग सुदृढ़ करने पर भी सहमति हुई। सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश की खबरों से इनकार किया है। खबरों में दावा किया जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक निजी टेलीविजन चैनल पर यह बात कही है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि श्री सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा संबंधी धारणाओं और चीनी सैनिकों की उपस्थिति के संबंध में अपनी बात रखी थी। पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार वक्तव्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया मानो रक्षा मंत्री ने चीनी सैनिकों के वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश की बात स्वीकार की हो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल शिखर बैठक कल होगी। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी विदेशी नेता के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे।
इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की भारत यात्रा पर दोनों देशों के बीच पहले से ही चर्चा चल रही थी, इसलिए दोनों नेताओं ने आभासी बैठक के रूप में ही इसे जारी करने का निर्णय किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऐसी द्विपक्षीय बैठक इस वर्ष मार्च में सिंगापुर के साथ कर चुका है। सूत्रों ने बताया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत आपसी संबंधों को और सुदृढ़ करने पर केंद्रित होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अत्यंत निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। तेलंगाना में कल एक ही दिन में कोविड-19 संक्रमण के 99 नए लोग सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2891 हो गई। नए रोगियों में 70 हैदराबाद से, 7 रंगारेड्डी जिले से और 10 से अधिक अन्य जिलों में दर्ज किए गए। देश के अन्य भागों से तेलंगाना में लौटे 12 प्रवासी श्रमिक भी संक्रमित लोगों में शामिल हैं। इस बीच 35 रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इन्हें मिलाकर अभी तक 1,500 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,273 व्यक्तियों का अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। इस बीच राज्य में कल कोविड-19 से 4 और लोगों की मृत्यु हो गई। इन्हें मिलाकर अभी तक मृतकों की संख्या 92 हो गई है। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 25 नए रोगियों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 471 हो गई है। इनमें से 173 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 294 लोगों को उपचार किया जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 151 नए रोगियों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,099 हो गई है। राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर 44% से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न परीक्षण केंद्रों में 81,413 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इस समय 11 दिनों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी हो रही है। पटना में सबसे अधिक 250 पॉजिटिव मामले उजागर हुए हैं। इस बीच देश के विभिन्न भागों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। पहले जहां प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कामगार पहुंच रहे थे, वह अब लगभग 25,000 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन श्रमिकों का बैंक खाता खुलवाकर 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्देश दिया है, जिनके पास कोई खाता नहीं है। राज्य सरकार प्रवासी कामगारों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए कार्ड योजना बना रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों में से 60% से अधिक लोग ठीक हो रहे हैं। ये अनुपात 48.1% के राष्ट्रीय औसत से 12.3% अधिक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में 13 अप्रैल को स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर मात्र 9% थी, जो महज 1.5 माह में बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। राज्य में कुल 8,283 प्रकरणों में से एक्टिव मामलों की संख्या मात्र 2,922 है, जबकि 5,221 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय करीब 6,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता विकसित हो गई है। राज्य में ऐसे जिलों की संख्या भी बढ़कर अब 4 हो गई है, जहां बीते 21 दिनों से कोई कोरोना केस नहीं मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें एनसीसी, एनएसएस, जन अभियान परिषद और कम्युनिटी लीडर्स को भी शामिल किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 72,300 हो गई है। राज्य में अब तक 31,333 मरीज कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि 2,465 संक्रमितों की मौत हुई है। राजधानी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 41,986 हो गई है और 1,368 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इस समय राज्य में कोरोना के 21,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। मुंबई में थानों, यातायात चौकियों और पुलिस कार्यालयों सहित 223 जगहों पर संक्रमण मुक्त करने के लिए 21 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा है कि राज्य के हर जिले में कोरोना जांच केंद्र स्थापित करने की जरूरत नहीं है। एक जनहित याचिका में इसकी मांग की गई है। सरकार ने कहा है कि राज्य में कोरोना का प्रसार मुख्यतः शहरी और अर्धशहरी इलाकों तक ही सीमित है। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 48% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि अब तक 95,527 रोगी ठीक हो गए हैं। इस दर में निरंतर सुधार हो रहा है।
देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है। टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और बढ़कर 48.07% हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में ये संख्या कम है और मृत्यु भी कम हो रही है। हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी तक विश्व भर में 61,94,535 व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 1,24,139 नए मामले सामने आए हैं। संगठन के अनुसार अभी तक 3,76,320 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है। यूरोप में 21,75,941 और अफ्रीकी क्षेत्र में 1,08,121 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के बाद की वैश्विक स्थिति पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को इस वर्ष के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। समुद्री तूफान निसर्ग के आज दोपहर बाद गुजरात और महाराष्ट्र तट से टकराने की आशंका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से कहा, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। रेलवे ने कहा, श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 57 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2,200 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों से पिछले 33 दिन में 4,155 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 57 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। रेलवे ने बताया कि अधिकांश रेलगाड़ियों का संचालन गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से हुआ, जबकि अधिकतम रेलगाड़ियां 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल भेजी गईं। जम्मू कश्मीर में फंसे अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। कल 3,537 प्रवासी कामगारों को लेकर कटरा रेलवे स्टेशन से 2 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुई। 19 मई से अब तक कटरा से विशेष रेलगाड़ियों से 35,022 प्रवासी कामगारों को वापस भेजा गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रमिकों की वापसी के लिए 22 स्पेशल रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है। आज भी कटरा से 2 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलेंगी। पहली ट्रेन दिन में 1 बजे छत्तीसगढ़ के लिए और दूसरी शाम 5 बजे मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगी। रेलगाड़ियों के परिचालन में कोविड संक्रमण से बचाव के सभी सतर्कता उपायों का पालन किया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2,200 भारतीयों को लेकर 14 विमान भारत पहुंच रहे हैं। इनमें से 10 विमान संयुक्त अरब अमारात से रवाना होंगे। 6 उड़ानें अमारात की राजधानी दुबई से कोच्चि, कन्नूर, कोझिकोड, त्रिची, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए निर्धारित है। ये पहला अवसर है जब अमारात से भारतीयों को लेकर विमान कोलकाता आ रहा है। 4 उड़ानें अबुधाबी से अमृतसर, कोझिकोड, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम आएंगी। दोहा से 2 विमान चेन्नई और तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। मस्कट से भुवनेश्वर और कन्नूर के लिए उड़ानें निर्धारित हैं। मंगलवार को इस मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों से 2,719 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। इनमें अमारात से आए लगभग 1,800 भारतीय शामिल हैं। समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत कल नौसेना का जहाज INS जलाश्व कोलंबो से 685 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु में तूतीकोरन पहुंचा। ये पहला मौका है जब इस मिशन के अंतर्गत श्रीलंका से भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। नौसेना के अनुसार अब तक 2,173 भारतीयों को दूसरे देशों से स्वदेश लाया जा चुका है।
इनमें मालदीव से लाए गए 1488 भारतीय शामिल हैं। इस मानवीय मिशन के अंतर्गत आईएनएस जलाश्व से इस सप्ताह के अंत तक मालदीव से 700 और लोगों को भारत लाया जाना है। अभी प्राप्त समाचारों में चक्रवात निसर्ग की आशंका को देखते हुए मुंबई टर्मिनल से रवाना होने वाली 5 रेलगाड़ियों का समय बदला गया है। मुंबई आने वाली एक रेलगाड़ी का मार्ग बदला गया है, जबकि 2 रेलगाड़ियों के बारे में आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी एहतियाती उपाय किए गए हैं। आज 50 में से केवल 19 उड़ानें संचालित की जा रही हैं। हवाई अड्डे से 11 उड़ानें रवाना होंगी और 8 उड़ानें पहुंचेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और श्वसन रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर तन्मया तालुकदार इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123314444। टोल फ्री नंबर है 1800115767। नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने कोविड-19 पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में कहा कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ी है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक होने की दर है वो लगभग 90% तो अपने आप ही बिना दवा के हो जाता है। 5-7% लोगों में ऑक्सीजन देने के बाद से हो जाते हैं। 3% के करीब व्यक्ति जो खासतौर से बड़े बुजुर्ग हैं या जिनमें पहले से कई बीमारियां हैं तो उनमें मृत्यु दर काफी है। तो इसीलिए देर सवेर देखिए 97% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत करा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर में रहने और योगाभ्यास करने की सलाह दी। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family. दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना जरूरी है। आम फ्लू और कोरोना वायरस के जो सिम्टम है, दोनों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी आना, बुखार होना, नाक बहना। और कोरोना वायरस के 10 से 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कई बार सांस की दिक्कत हो जाती है। इनकी संख्या कम है। अगर कोई वृद्ध वयस्क हो या कोई इस तरह की बीमारी पहले से हो, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई। श्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करती है। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में घने बादल छाए रहने और तेज वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशा है। मौसम विभाग ने कोलकाता में गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने गिलगित के लिए न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। चक्रवात निसर्ग को देखते हुए नौसेना की सभी टीमों को तैयार रखा गया है ताकि जरूरी होने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाई जा सके।
नौसेना की पश्चिमी कमान ने अत्यधिक वर्षा होने पर बाढ़ से राहत और बचाव के लिए पर्याप्त तैयारी कर ली है। मुंबई, कारवाड़, गोवा, गुजरात तथा दमन और दीव के नौसैनिक क्षेत्रों में बाढ़ राहत और बचाव दल तथा गोताखोरों को तैयार रखा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विमलेंदु। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक होने को अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना मरीज 2 लाख के पार, 1 लाख हुए ठीक, सरकार बोली पीक अभी दूर है। हिंदुस्तान राहत शीर्षक से लिखता है, भारत में कोरोना की मारक क्षमता घटी, 48% से अधिक मरीज अब तक हो चुके हैं स्वस्थ, रोजाना वृद्धि दर में भी कमी। राजस्थान पत्रिका का कहना है, पूर्वोत्तर में 11 गुना बढ़ा संक्रमण, 5 राज्यों में रिकॉर्ड नए मामले। भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, हर हाल में हासिल करेंगे तेज विकास दर। प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से कहा, भारत के प्रति बढ़ा दुनिया का भरोसा, उद्योग जगत बढ़ाए कदम। अमर उजाला की सुर्खी है, चीन से तनाव के बीच ट्रंप का मोदी को G7 का निमंत्रण, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी और अमेरिका में हिंसा पर भी चर्चा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की, कोविड बाद की दुनिया पर किया विचार। दैनिक जागरण लिखता है, लॉकडाउन से बेअसर कृषि क्षेत्र में बढ़ी उम्मीदें, उर्वरकों की खरीद हुई दोगुनी, नकद में खरीद बढ़ी, अच्छे मानसून से पैदावार बढ़ने की संभावना। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, अमेरिका में वायरस के बाद हिंसा का कर्फ्यू, 17,000 सैनिक तैनात, 3.5 लाख नेशनल गार्ड अलर्ट पर, ट्रंप के आदेश का इंतजार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा समय से पहले जेल से रिहा, उपराज्यपाल के आदेश से 18 अन्य लोगों की भी रिहाई। दिल्ली दंगों के बारे में पुलिस के आरोप पत्र के हवाले से वीर अर्जुन लिखता है, दंगे भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने की 1 करोड़ 30 लाख की फंडिंग। निसर्ग तूफान के मुंबई तट से आज टकराने की आशंका पर जनसत्ता का कहना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकरा सकता है तूफान। हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान के 6,500 आतंकवादी अफगानिस्तान में सक्रिय, मादक पदार्थों की तस्करी में थे लिप्त। भारत ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से संचालित आतंकियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के बाद की वैश्विक स्थिति पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को इस वर्ष के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। समुद्री तूफान निसर्ग के आज दोपहर बाद गुजरात और महाराष्ट्र तट से टकराने की आशंका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से कहा, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। रेलवे ने कहा, श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 57 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2,200 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।